गुड मॉर्निंग सेकेंड ईयर। आज इस लेक्चर 5 में इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन लेंगे। इसके पहले वाले सेशन में क्लैपेरॉन इक्वेशन लिया था और क्लैपेरॉन इक्वेशन के अनुसार आपने देखा था कि dp अपॉन dt इज़ इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी वॉल्यूम ऑफ वेपर माइनस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। ये आप निकाल चुके थे किसके लिए? फॉर लिक्विड एंड वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम के लिए। लिक्विड एंड वेपर के बीच में अगर इक्विलिब्रियम ले तो इसके लिए आप ये एक्सप्रेशन आप निकाल चुके हो। तो यदि हम क्लैपेरॉन इक्वेशन में ये क्लैपेरॉन इक्वेशन मेंशन है, यदि क्लैपेरॉन इक्वेशन में यदि हम लिक्विड के वॉल्यूम को नेग्लेक्ट कर दें, VL को, क्यों? क्योंकि VV माइनस VL है। VV है वेपर का वॉल्यूम, वेपर का आयतन, वाष्प का आयतन, और VL है द्रव का आयतन। तो VL चूँकि कम है कंपैरिजन अगर करें VV से, वेपर के वॉल्यूम से, तो हम नेग्लेक्ट कर दें यदि VL को, तो हमारे पर एक्सप्रेशन आ जाता है dp अपॉन dt इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी। जनरल टर्म ले लेते हैं डेल्टा एच। नाउ अगर वेपर आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है तो PVV इज इक्वल टू RT, या वॉल्यूम ऑफ वेपर के लिए हम कर देंगे RT अपॉन P। ना इस वाले एक्सप्रेशन में हम रख दें यदि वॉल्यूम ऑफ वेपर की वैल्यू, तो dp अपॉन dt और डेल्टा एच अपॉन टी तो यहाँ पर है, तो डेल्टा एच अपॉन टी ये हो गया, और ये है RT अपॉन P। तो नीचे लिखेंगे RT, तो T दो बार आ गया, तो RT स्क्वायर और P ऊपर चला गया। अब इस वाले एक्सप्रेशन से P को हम इस साइड ले आए यदि, तो और dt को इस तरफ ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन P dP। तो ये हो गया 1 अपॉन P dP, डेल्टा एच अपॉन RT स्क्वायर, और P चूँकि उधर चला गया और dt इधर आ गया, तो ये रहा dt। तो अब यहाँ देखिए, यदि हम डिफ्रेंशिएट करें log P को तो आता है 1 अपॉन P। ये dp को हम इधर ले जाएं तो d log p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? dp अपॉन p। तो ये क्या है? dp अपॉन p। तो dp अपॉन p की जगह हम क्या लिख सकते हैं? d log p। तो ये हमने लिख दिया d log p इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन RT स्क्वायर इंटू dt। नाउ दिस इक्वेशन इज नोन एज Clausius-Clapeyron इक्वेशन बिकॉज इट इज़ फर्स्ट डिराइव्ड बाय Clausius ड्यूरिंग द डिटेल स्टडी ऑफ क्लैपेरॉन इक्वेशन। क्लैपेरॉन इक्वेशन की जब डिटेल अध्ययन कर रहे थे, वो विस्तृत में अध्ययन कर रहे थे क्लॉसियस, तब इस इक्वेशन को डिराइव करा, इसलिए हम इस इक्वेशन को कहते हैं क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। तो ये इक्वेशन हो गया क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। ना अब इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे, तो देखिए ये वही सेम इक्वेशन है, डेल्टा एच और आर कांस्टेंट है, इसको हम इंटीग्रेशन के समाकलन के बाहर ले लें। तो d log p, तो ये को इंटीग्रेट करा तो log p, और चूँकि कोई इंटीग्रेशन लिमिट नहीं है इसलिए हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट रखेंगे। और ये 1 अपॉन टी स्क्वायर dt को यदि हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये तो इसको हम 1 अपॉन टी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं t टू द पावर माइनस 2 dt। इसको यदि हम इंटीग्रेट करते हैं तो क्या हो जाएगा? t टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1। तो ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस 2 प्लस 1 इज़ माइनस, यहाँ पे माइनस 1 आ जाएगा, और ये ऊपर वाला इसको न्यूमरेटर को यदि हम करते हैं तो t टू द पावर माइनस 1 आता है। तो ये माइनस साइन के साथ, चूँकि ये माइनस 1 है इसलिए हम t को नीचे ले जाते हैं, तो ये हो गया माइनस 1 अपॉन टी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, इसको इंटीग्रेट करके क्या आ जाएगा? माइनस डेल्टा एच माइनस 1 अपॉन टी आ गया ये इंटीग्रेट करने पर, तो ये आ जाएगा माइनस डेल्टा एच RT प्लस सी।
ना लॉग बेस ई को हम लॉग बेस 10 में चेंज करें तो क्या हो जाएगा, लॉग पी इज इक्वल टू 2.303 से मल्टीप्लाई हो जाता है, ये 2.303 यहाँ नीचे आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया इक्वल के दूसरी तरफ, तो लॉग पी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर टी प्लस सी। और मान लें कि यदि टेम्परेचर T1 पर वाष्प दाब या वेपर प्रेशर P1 है और टेम्परेचर T2 पर वेपर प्रेशर वाष्प दाब P2 है, तो log P1 इज इक्वल टू, यही इक्वेशन को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, log P1 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर T1 प्लस सी, और उससे से log P2 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर T2 प्लस सी। नाउ हम करें log P2 माइनस log P1, तो P2 में हम क्या लिख देंगे, माइनस ये माइनस डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर T2, ये C कैंसिल हो जाएगा, बीच में ये माइनस साइन आ गया, और फिर ये अगेन ये विथ माइनस साइन के साथ है, तो माइनस डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर T1, ये log P2 अपॉन P1 हो गया। यहाँ से हमने डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर कॉमन ले लिया, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया 1 अपॉन T1, और ये विथ माइनस साइन है तो ये हो गया 1 माइनस 1 अपॉन T2, या log P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर, और ये T1 इंटू T2 को हम एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा T2 माइनस T1। तो इक्वेशन आ गया ये इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, क्या आ गया, log P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। तो ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। क्लैपेरॉन इक्वेशन अलग से पूछा जा सकता है या क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन पूछा जा सकता है। नाउ अब हम लेंगे इनकी क्या एप्लीकेशन है, उपयोगिता क्या है क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन की। तो पहला पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, यहाँ हम कहें वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा का परिकलन। तो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या है, डेल्टा एच। पहले तो आप देखो क्या एक्सप्रेशन आया था, ये एक्सप्रेशन आ चुका है, और डेल्टा एच क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, यानी कि यदि हमें डेल्टा एच को कैलकुलेट करना है तो हमें क्या मालूम होना चाहिए कि यदि दो डिफरेंट टेम्परेचर पर, यानी कि T1 तथा T2 पर यदि हमें वेपर प्रेशर मालूम हो, इफ़ एट टू डिफरेंट टेम्परेचर से T1 एंड T2 द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर P1 एंड P2 इज़ नोन फॉर लिक्विड, ये ध्यान रखना लिक्विड के लिए, then with the help of Clausius-Clapeyron equation delta H can be calculated। तो ये पहली एप्लीकेशन हो गई। now सेकेंड एप्लीकेशन क्या है, क्वथनांक एवं हिमांक का परिकलन, कैलकुलेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट। तो यदि किसी लिक्विड का हिमांक या क्वथनांक कोई भी किसी एक दाब पर ज्ञात हो तो हमें उस दूसरे दाब पर, दूसरे प्रेशर पर हम इस इक्वेशन के द्वारा हम क्वथनांक या हिमांक को ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि P2 और P1 हमें मालूम हो और T1 हमें मालूम हो तो हम T2 निकाल सकते हैं। T2 हिमांक भी हो सकता है और T2 क्वथनांक भी, बॉइलिंग पॉइंट भी हो सकता है, फ्रीजिंग पॉइंट भी हो सकता है। तीसरा है कैलकुलेशन ऑफ वेपर प्रेशर एट अनदर टेम्परेचर। जैसे अभी आपने दूसरा देखा था, हमें T1 T2 मालूम कर रहे थे, उसी तरह से यहाँ पर भी हम वेपर प्रेशर को मालूम कर सकते हैं। यानी कि यदि किसी ताप पर, किसी एक ताप पर वाष्प दाब मालूम हो तो इसी समीकरण की सहायता से हम दूसरे ताप पर वाष्प दाब को कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि T1 T2 हमें मालूम है, P1 मालूम है, तो हम P2 को निकाल सकते हैं। और चौथा एप्लीकेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, जो अलग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये है कैलकुलेशन ऑफ मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। अब देखिए कि मोलल एलिवेशन कांस्टेंट होता क्या है। तो यदि किसी सॉल्वेंट के, यदि हम सॉल्वेंट को 1000 ग्राम लें और उसमें सल्यूट या विलेय 1 मोल सॉल्युबल कर दें, घोल दें, तो सैद्धांतिक रूप से जो विलायक के बॉइलिंग पॉइंट में कुछ वृद्धि होगी, जिसको हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं।
तो उससे जो वृद्धि होती है उसे ही हम मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं फॉर दैट सॉल्वेंट। तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट किसके लिए होता है? सॉल्वेंट के लिए होता है। ये किसके बराबर होता है? जितनी टेम्परेचर में वृद्धि हुई। टेम्परेचर में वृद्धि क्यों हो रही है? क्योंकि हमने सॉल्वेंट में सल्यूट की मात्रा, सल्यूट को डिज़ोल्व करा है। अब अमाउंट कितना करा है? 1000 ग्राम सॉल्वेंट में 1 मोल सल्यूट डाल दें तो सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट में जितनी वृद्धि होती है उसे ही हम उस सॉल्वेंट का या उस विलायक का मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं। ये तो हमारा हो गया डेफिनेशन कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट क्या है। ना मान लें कि यदि प्योर जो सॉल्वेंट है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो T है, तो जब हमने सल्यूट डाल दिया तो बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि हो गई। तो मान लीजिए सल्यूट का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया? T प्लस डेल्टा T। अब क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या है? क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन है log P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू डेल्टा H की जगह हमने क्या लिख दिया? L, लेटेंट हीट जो है, L अपॉन R, और विद इन ब्रैकेट क्या होता है? 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। तो 1 अपॉन T1 क्या है? जो प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है T, और T2 क्या है? 1 अपॉन T प्लस डेल्टा T। नाउ दूसरी लाइन देखिए जिसमें कि हमने ये नीचे एलसीएम ले लिया है और ऊपर कैंसिल होकर हमारे पास रह जाएगा डेल्टा T, यानी कि आ गया log P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू L अपॉन R विद इन ब्रैकेट डेल्टा T अपॉन T मल्टीप्लाई बाय T प्लस डेल्टा T। अब चूँकि जो ये वृद्धि होती है यानी कि जो डेल्टा T है उसकी वैल्यू बहुत कम होती है, पॉइंट्स में होती है, तो यानी कि T क्या है? बहुत ज़्यादा है डेल्टा T से। तो T प्लस डेल्टा T की जगह पर हम केवल T भी लिख सकते हैं। तो इस इक्वेशन को क्या कैसे लिख लेंगे? log P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू L अपॉन R डेल्टा T अपॉन ये T एक है और इनको मिला के T और हो गया, तो ये हो गया T स्क्वायर, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ना log P2 अपॉन P1 को हम ये लिख सकते हैं, देखिए ये, इसको यदि हम अंदर वाले को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? P1 एलसीएम ले लेंगे तो ये एलसीएम लेंगे तो P1 और P1 कैंसिल हो जाएगा, तो P2 अपॉन P1 हो जाएगा। यानी कि log P2 अपॉन P1 को हम लिख सकते हैं log 1 प्लस P2 माइनस P1 अपॉन P1, ये लिख सकते हैं हम। और ये इज इक्वल टू होता है P2 माइनस P1 अपॉन P1, यही ये लिखा है P2 माइनस P1 अपॉन P1, ये अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल सीरीज़ के अनुसार ये हम लिख सकते हैं। नाउ तो इसका मतलब log P2 अपॉन P1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू, ये देखिए, L अपॉन R डेल्टा T अपॉन T स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। चूँकि P2 और P1 में भी अंतर बहुत कम है, इसलिए हम यहाँ पर जो ये P1 है इसकी जगह हम P2 लिख सकते हैं, यानी कि P2 माइनस P1 अपॉन P1 इज इक्वल टू P2 माइनस P1 अपॉन P2, ये लिख सकते हैं। तो अब इक्वेशन नंबर 3 को हम देखिए हमने कैसे लिख दिया? P2 माइनस P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू L इंटू डेल्टा T अपॉन RT स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 4 है। ना राउल्ट लॉ, जो डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए राउल्ट के नियम क्या है? P2 माइनस P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। नाउ P2 माइनस P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू क्या है? स्मॉल n अपॉन कैपिटल N इज इक्वल टू L इंटू डेल्टा T RT स्क्वायर। अब यहाँ से डेल्टा T ले लें। डेल्टा T क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो डेल्टा T इज इक्वल टू क्या हो गया? RT स्क्वायर, ये इंटू स्मॉल n अपॉन ये n एंड L, ये हो गया। स्मॉल n यानी कि सल्यूट के लिए नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल w अपॉन स्मॉल m, और कैपिटल N है सॉल्वेंट के लिए नंबर ऑफ मोल्स यानी कि कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। तो यहाँ डेल्टा T में हमने स्मॉल n एंड कैपिटल N की वैल्यू ये रख दी। अब यदि स्मॉल w अपॉन स्मॉल m 1 मोल हुआ, यानी कि हमने 1 मोल सल्यूट को डिज़ोल्व करा 1000 ग्राम सॉल्वेंट में, और कैपिटल W इज इक्वल टू 1000 हुआ, तो ये वैल्यू जरा यहाँ रख के देखिए, डेल्टा T इज इक्वल टू RT स्क्वायर अपॉन कैपिटल L
और फिर ये W/m की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 मोल, और फिर कैपिटल W की जगह हमने रख दिया 1000 ग्राम। और स्मॉल ये जो L है और ये M है, ये L/m इज इक्वल टू होता है स्मॉल n, यानी कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पर ग्राम, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पर ग्राम। तो ये वैल्यू भी रख दी हमने, डेल्टा T इज इक्वल टू RT² अपॉन स्मॉल l इंटू 1000। अब डेफिनेशन क्या कहता है कि सल्यूट के 1 मोल को, तो सल्यूट का हमने 1 मोल कितने में घोला है, 1000 ग्राम सॉल्वेंट में घोला है। तो जितनी भी बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि होगी, बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि कितनी होती है, डेल्टा T, वो किसके बराबर है, मोलल उन्नयन स्थिरांक के बराबर है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट के बराबर है। इसका मतलब हम डेल्टा T जितनी हमारी वृद्धि हुई है बॉइलिंग पॉइंट में, डेल्टा T की जगह हम क्या लिख सकते हैं, KB। KB क्या है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो KB इज इक्वल टू RT² L इंटू 1000। यदि R की वैल्यू 1.987 की या 2 रख दें तो ये हो जाएगा 0.002 T² अपॉन L। तो बच्चों आज यहीं तक लेंगे और नेक्स्ट टर्न पे, नेक्स्ट सेशन में ला शातेस प्रिंसिपल को शुरू करेंगे। थैंक यू।